नमस्कार भी सभी को नमस्कार। और राजस्थान ज्योग्राफी के इसी पोर्शन में आगे चलते हैं, क्योंकि नवीनतम आर्थिक समीक्षा भी जारी हुई है। और नवीनतम आर्थिक समीक्षा जारी हुई तो ऊर्जा संसाधन वाले टॉपिक को अपन वापस पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि प्रत्येक चीज़ आपको कोर्स में अपडेट मिलेगी, एक एक चीज़ आपको अपडेट मिलेगी। इसलिए जब नई आर्थिक समीक्षा जारी हुई है तो ऊर्जा संसाधन को नवीनतम हिसाब से ही अपन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालना और बहुत अच्छे से इसको याद करने की कोशिश करना। पहले हेडिंग डालें आप, और हेडिंग डालना ऊर्जा संसाधन। हेडिंग डालें भाई ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, और ऊर्जा संसाधन को सबसे पहले आप इसको दो भागों में बांटें, क्योंकि ज़्यादातर तो देखो प्रश्न कई बार यहीं से पूछ लेता है कि कौन सा परंपरागत है कौन सा गैर परंपरागत है। तो ऊर्जा संसाधन को अपन दो भागों में बांटेंगे, एक तो परंपरागत, एक तो ध्यान देना भाई परंपरागत स्रोत। अच्छा, परंपरागत स्रोत किसको कहेंगे? वे स्रोत जो प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं और जिनका एक बार उपयोग करने के बाद अपन कहीं पुनः उपयोग नहीं कर सकते, अर्थात इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। तो इनको नाम दे दिया अनवीनीकरणीय। अनवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय अर्थात इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। इसमें कौन कौन से आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। एक तो इसमें आता है कोयला, एक इसमें आ जाता है प्राकृतिक गैस, कोयला, एक इसमें प्राकृतिक गैस, और एक इसमें आ जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, ये चीजें कोयला है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम है, ये अपन देखें तो किस में आते हैं? परंपरागत में आते हैं। और फिर सेकंड नंबर का जो अपन पढ़ेंगे वो सेकंड नंबर का इसी में हो जाएगा गैर परंपरागत। गैर परंपरागत स्रोत। अच्छा, गैर परंपरागत किसको कहेंगे? तो गैर परंपरागत अपन ये कह सकते हैं कि जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है। तो अपन कहें कि इनको एक नाम दे दिया जाता है नवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय या नव्यकरणीय भी कह सकता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं तो ये आप जरूर ध्यान रखना, प्रश्न यहीं से ज़्यादा आता है। तो इसमें एक तो आती है सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा के बाद एक इसमें आती है पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बाद इसमें एक आती है बायोमास, बायोमास के बाद इसमें एक आती है बायोगैस, बायोगैस के बाद इसमें एक आती है ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और ज्वारीय ऊर्जा के बाद इसमें एक आती है भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। लेकिन ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन अपने राजस्थान में नहीं होता है। भूतापीय ऊर्जा का जरूर राजस्थान में बाड़मेर में देखा गया, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में नहीं होता। इधर राजस्थान में ज़्यादातर उत्पादन होता है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का। फिर अपन कहें बायोमास, बायोगैस का उत्पादन भी। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जो ऊर्जा संसाधन इसको दो भागों में बांटें। परंपरागत अनवीनीकरणीय कहते हैं, जहाँ कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है। गैर परंपरागत जहाँ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा है। अब इनको अपन एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे परंपरागत से। तो आप एक बार इतना तो लिखें, ये टेबल बना लें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। तो एक बार इसको बनाएं, फिर अपन आगे चलते हैं। बाकी नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अपन, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम खूब प्रश्न आते हैं यहाँ से।
चलें भी। अब 1 नंबर पे आप हेडिंग डाल देना परंपरागत स्रोत, 1 नंबर पे हेडिंग डाल देना परंपरागत स्रोत, और परंपरागत स्रोत में भी नंबर 1, और परंपरागत स्रोत में भी नंबर 1 पे आप लिखना कोयला। अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो सबसे पहले किसकी कर रहे हैं, कोयले से अपन शुरुआत कर रहे हैं। और कोयले में देखो एक बार आराम से समझना, मैं एक एक चीज को पहले समझा रहा हूं, पहले आराम से समझे फिर उसके बाद लिखना। कोयले में सबसे पहला प्रश्न आता है इसकी किस्में, और कोयले की किस्में यदि अपन देखें तो कोयले की कुल 4 किस्में हैं। कोयले की किस्मों की बात करें तो कितनी है, 4, या उसके 4 प्रकार हैं या 4 किस्में, इस तरीके से आप माने। और सबसे पहले जो 1 नंबर की इसकी किस्म आती है उसका नाम एंथ्रेसाइट है। पहले मैं समझा रहा हूं, आपको लिखना नहीं है। एंथ्रेसाइट 1 नंबर का एंथ्रेसाइट है, ये मैं क्रम से ही लिख रहा हूं। और 2 नंबर का है बिटुमिनस, 2 नंबर का बिटुमिन्स है। फिर 3 नंबर का जो कोयला आता है उसका नाम लिग्नाइट है। और 4 नंबर का जो कोयला आता है उसका नाम पीट है। 4 नंबर पे जो कोयला उसका नाम पीट है। इसका मतलब कितने प्रकार का हुआ कोयला, 4। इनको भी समझना, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है और पीट है। अब इसमें भी देखो कोयले को उसकी कार्बन की मात्रा के आधार पर दर्शाया जाता है। तो ये जो एंथ्रेसाइट कोयला है इसमें जो कार्बन की मात्रा है, कार्बन की मात्रा, और इसमें कार्बन की मात्रा होती है लगभग 80 से और 90%, और 80 से और 90% होती है तो इसको श्रेष्ठ कोयला माना जाता है। और फिर बिटुमिन्स में भी यदि अपन देखें कार्बन की मात्रा, तो बिटुमिन्स में कार्बन की मात्रा है 60 से लेकर और 80%। और फिर लिग्नाइट कोयले में भी यदि अपन देखें कार्बन की मात्रा, तो इसमें कार्बन की मात्रा होती है 40 से लेकर 60%। और फिर जब अपन कहीं पीट में यदि बात करें कार्बन, तो पीट में कार्बन की मात्रा होती है 40% से कम। और इनमें जो सबसे घटिया कोयला माना जाता है वो पीट माना जाता है, जबकि सबसे श्रेष्ठ कोयला यहाँ एंथ्रेसाइट माना जाता है। क्रम ध्यान रखना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, ये 4 का आपको क्रम ध्यान रखना है। अच्छा, ये भी देखो, इनको भी फिर काल क्रम के अनुसार 2 भागों में बांट दिया। भाई ये तो प्रकार हैं, लेकिन काल क्रम के अनुसार फिर इनके 2 भाग। इधर से ध्यान रखना, ये 2 हो गए, कौन कौन से, एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स। और इधर से फिर ये 2 हो गए, ये कौन से, लिग्नाइट और पीट। और ये एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स हैं, ये तो गोंडवाना क्रम का कोयला है, गोंडवाना क्रम का कोयला। या इस कोयले को दूसरा नाम भी दे सकता है कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस कल्प का कोयला, कोई भी एक नाम दे सकता है। जो अपन कह रहे हैं ना एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स, इसको कार्बोनिफेरस कल्प का कोयला भी कह सकता है, और इसको गोंडवाना क्रम, तो गोंडवाना क्रम में 2 आते हैं, एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स। और फिर ये इधर से 2 लिग्नाइट और पीट। ये कोयला देखोगे तो फिर ध्यान देना भाई, ये टर्सरी कल्प का कोयला है, टर्सरी कल्प का कोयला, ये टर्सरी कल्प का कोयला है। तो 2 प्रकार हो गए, कालक्रम के अनुसार 2 भाग हो गए, गोंडवाना क्रम का कोयला, टर्सरी। टर्सरी कल्प में कौन से आते हैं, लिग्नाइट और पीट। गोंडवाना में कौन से आते हैं, एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स। अब इसमें अलग अलग देखते हैं भारत में कौन कौन सा होता है। तो यहां तो अपन देखते हैं भारत में उत्पादन, और भारत में देखोगे तो वही 2 प्रकार से,
एक प्रकार का तो कौन सा, गोंडवाना क्रम, एक तो गोंडवाना क्रम का कोयला, और ये गोंडवाना क्रम का कोयला भारत में पाया जाता है 98%। अपने भारत में 98% कोयला गोंडवाना क्रम का पाया जाता है। और फिर जो सेकंड नंबर का भारत में जो कोयला पाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा भाई, टर्सरी कल्प, टर्सरी कल्प का कोयला। और टर्सरी कल्प का कोयला भारत में पाया जाता है 2%। इसका मतलब बताओ भारत में अधिकांश कोयला कौन सा पाया जाता है, तो भारत में अधिकांश 98% गोंडवाना क्रम का। गोंडवाना क्रम का अर्थ क्या हुआ भाई, एंथ्रेसाइट और बिटुमेन्स। और टर्सरी कल्प में क्या हुआ भाई, लिग्नाइट और पीट। और फिर अपन तो बात करते हैं राजस्थान, यहां से अपन बात करते हैं फिर किसकी, राजस्थान। अब अपन राजस्थान की बात करते हैं, और राजस्थान में कोयला पाया जाता है लिग्नाइट प्रकार का। और लिग्नाइट कोयला है तो बताओ कौन से कल्प का हो गया भाई, टर्सरी कल्प का। अब बताओ राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है इसमें, तो राजस्थान में ध्यान रखना लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। और ये लिग्नाइट प्रकार का कोयला कौन से कल्प का हो गया, तो ये टर्सरी कल्प का कोयला है। कर सकते हो आराम से। भारत में सबसे ज्यादा गोंडवाना क्रम का, तो अपने राजस्थान में देखोगे तो टर्सरी कल्प का कोयला पाया जाता है। एक बार इसको लिखना, फिर राजस्थान में उत्पादन को लेके अपन शुरुआत करते हैं। एक बार इसको नोट करें भाई, फिर राजस्थान में उत्पादन को लेके अपन शुरुआत करते हैं। एक बार लिखें फिर आगे चलते हैं। नोट जरूर करते रहना भी एक एक चीज को। लिख लिया भाई, कंप्लीट है। अब इसके बाद फिर राजस्थान में उत्पादन की बात करते हैं। हाँ, कुछ छूट गया तो आप एक बार नोट कर लें, लेकिन नोट करते रहें आप चीजों को। फिर इसी क्रम में आप देखें, फिर लिखना राजस्थान में उत्पादन, एडिंग डालना, राजस्थान में कोयला उत्पादन। अब राजस्थान में कोयले का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो उन चीज़ों का आप देखें एक एक करके। अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे तो जिला आ जाता है बीकानेर। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो भी देखेंगे। 2 नंबर पे फिर आ जाता है बाड़मेर, और फिर 3 नंबर पे जिला आ जाता है नागौर। 3 क्षेत्र राजस्थान में बड़े, 3 जिले बड़े हैं, बीकानेर है, बाड़मेर है, नागौर है। अब बीकानेर में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो बीकानेर में आपने सुना होगा पलाना है, बरसिंहसर है, हाडला है। तो एक तो यहाँ लिखना एक शब्द तो क्या भी, पलाना। पलाना के बाद एक पड़ता है कौन सा भी, बरसिंहसर। पलाना, बरसिंहसर, और एक पड़ता है हाडला। ये 3 क्षेत्र हैं, पलाना, बरसिंहसर, हाडला। ये बीकानेर में तीनों के तीनों क्षेत्र। और बाड़मेर के जो क्षेत्र पड़ते हैं, एक का तो नाम है जालीपा, एक क्षेत्र पड़ता है जालीपा, एक क्षेत्र पड़ता है कपूरडी, एक क्षेत्र पड़ता है गिरल, और एक क्षेत्र पड़ता है भादेसर। ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ज़्यादातर ये मिलान करवाता है। तो बाड़मेर में हो गया जालीपा है, कपूरडी है, गिरल है, भादेसर है। और फिर उसके बाद देखें नागौर, तो नागौर में देखोगे तो एक क्षेत्र पड़ता है मेड़ता, मेड़ता है। एक क्षेत्र पड़ता है माता सुके,
मेड़ता, मातासुक, इगियार, कमसाऊ, सोनीरा, ये क्षेत्र नागौर के हैं। मेड़ता है, मातासुक है, इगियार है, कमसाऊ है, सोनीरा है। तो राजस्थान में 3 बड़े जिले, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। बीकानेर में पलाना, बरसिंगसर, हाडला। बाड़मेर जालीपा, कपूरडी, गिरल और बादेसर। नागौर मेड़ता, मातासुक, इगियार, कमसाऊ और सोनीरा। और ये जो पलाना है, ध्यान रखना, ये जो पलाना, मैं पलाना के बारे में लिख रहा हूं। और पलाना में पाया जाता है एशिया का सर्वश्रेष्ठ, एशिया का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला। पूरे एशिया का जो सबसे श्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला पाया जाता है वो कहाँ से पाया जाता है? तो वो पलाना से पाया जाता है। ये जरूर ध्यान रखना भाई, पलाना एशिया का सर्वश्रेष्ठ या एशिया का बेस्ट क्वालिटी का जो लिग्नाइट है वो पलाना से पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने राजस्थान में कोयले से संबंधित ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। और ताप विद्युत परियोजना में भी अलग अलग हैं। फिर अपन कहीं कुछ सुपर थर्मल पावर प्लांट हैं, कुछ क्रिटिकल इकाइयां हैं, फिर कुछ छोटे प्लांट लगे हुए हैं। तो आपको प्रत्येक चीज ही याद रखनी है। तो हेडिंग डालना, राजस्थान में ताप विद्युत परियोजना, राजस्थान में ताप विद्युत परियोजना। राजस्थान में ताप विद्युत परियोजनाएं। और ताप विद्युत परियोजनाओं में पहले तो स्टार बना के एक जानकारी लेना, और पहले तो शब्द लिखना सुपर थर्मल पावर प्लांट। सुपर थर्मल पावर प्लांट किसको कहेंगे? सुपर थर्मल पावर प्लांट। तो ध्यान देना, सुपर थर्मल पावर प्लांट किसको कहेंगे? जहां 1000 मेगावाट से अधिक, अपन का 1000 मेगावाट से अधिक जहां ताप विद्युत का उत्पादन होता हो उसे सुपर थर्मल पावर प्लांट की श्रेणी में रखा जाता है। तो किसको कहेंगे सुपर थर्मल पावर प्लांट? ध्यान देना भाई, 1000 मेगावाट से अधिक, 1000 मेगावाट से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन। ये ध्यान देना भाई, जिस प्लांट से 1000 मेगावाट से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता हो तो उसको शामिल किसमें कर दिया जाता है? सुपर थर्मल पावर प्लांट। बस इतना ध्यान रखना कि उत्पादन 1000 से अधिक होना चाहिए। कर सकते हो आराम से, एक बार लिखना। फिर राजस्थान में कौन कौन से सुपर थर्मल पावर प्लांट हैं? तो हेडिंग डालना, राजस्थान में सुपर थर्मल पावर प्लांट। अब राजस्थान में कौन कौन से सुपर थर्मल पावर प्लांट हैं वो अपन एक एक करके देखेंगे। तो हेडिंग डालना, राजस्थान में सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये आप हेडिंग डाल दें, राजस्थान में सुपर थर्मल पावर प्लांट। और ये मेरे साथ साथ ही नोट करना आप एक एक करके। इनमें लिखना नंबर 1, और सबसे पहले नंबर 1 पे लिखना सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। और ये सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पड़ता है भाई? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में भी एक गांव पड़ता है ठुकराना गांव। यहाँ भी एक गांव पड़ता है जिसका नाम है ठुकराना गांव।
वैसे तो आप कहें कि सिंपल रूप से श्री गंगानगर में है। अच्छा, इनमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी हैं। उसकी स्थापना कब हुई, वहाँ कुल ताप विद्युत उत्पादन कितना होता है और वहाँ कितनी इकाइयाँ हैं, और उन इकाइयों से कितना कितना ताप विद्युत का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सुपर थर्मल पावर प्लांट जो श्री गंगानगर वाला है, इसमें आप कुछ चीज़ें याद करते हुए चलना। तो सबसे पहले तो लिखना है इसकी स्थापना, और इसकी स्थापना हुई 1998-99। स्थापना कब हुई, 1998-99। फिर मैं इनका एक शब्द याद रखना है, क्या भाई, कुल ताप विद्युत उत्पादन, कुल ताप विद्युत उत्पादन। और यहां से जो ताप विद्युत का उत्पादन हो रहा है वर्तमान में, वो 2820 मेगावाट। वर्तमान में कितना उत्पादन हो रहा है यहां से, 2820, 2820 मेगावाट। और फिर यहां देखोगे तो कुल क्या भाई, इकाइयां, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, कुल इकाइयां। और कुल इकाइयां वर्तमान में देखोगे तो 8 हैं। कुल इकाइयां वर्तमान में देखो तो कितनी है भाई, कुल इकाइयां हैं 8। अच्छा, 8 इकाइयों को कैसे कैसे बांटा गया है, तो 8 इकाइयों में ध्यान देना भाई, 250 मेगावाट की तो 6 हैं, और 660 मेगावाट की 2 हैं। यहाँ 250 मेगावाट की तो 6 इकाइयाँ हैं, और 660 की 2 हैं। और जब 250 को आप 6 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 1500 मेगावाट, और 660 को जब गुणा करते हैं 2 से तो ये 1320 हो जाता है। तो ये टोटल हो जाता है फिर 2820 मेगावाट। इस तरीके से होता है 2820, और 8 इकाइयाँ 6 और 2, और 2820 उत्पादन करने वाला ये राजस्थान का अपन कहें कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला है। तो लिख देना राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन। यदि राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन किसी प्लांट से हो रहा है तो वो वर्तमान में है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। 2820 से ज्यादा अन्य किसी प्लांट में अभी नहीं हो रहा है, तो इसका स्थान कौन सा हो गया, पहला। फिर नंबर 2 पे लिखना, नंबर 2 2 नंबर पे आ जाता है कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट। 2 नंबर पे लिखना कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, और ये कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट पड़ता है कोटा में। जो कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये कोटा में है, और वही मैंने कहा 2-3 चीज़ें आपको याद करते हुए चलना है। और इसमें भी आप देखोगे तो एक तो स्थापना, और इसकी स्थापना हो गई थी 1983 ईस्वी में। और फिर कुल उत्पादन, और कुल उत्पादन की बात करें यानी कुल ताप विद्युत उत्पादन, तो यहाँ उत्पादन हो रहा है वर्तमान में 1240। कुल उत्पादन कितना, 1240 मेगावाट। और फिर वही क्या भाई, कुल इकाइयाँ, कुल इकाइयाँ, और कुल इकाइयाँ यहाँ देखोगे तो 7 हैं। 1240 मेगावाट में कितनी इकाइयाँ हैं, तो 7 इकाइयाँ हैं। कैसे 7 इकाइयाँ हैं, 110 मेगावाट की 2, 210 मेगावाट की 3, और 195 मेगावाट की 2। 110 मेगावाट की 2, 210 की 3, 195 की 2। 110 को जब 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 220 मेगावाट, और 210 को 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 660 मेगावाट। और फिर ये देखो तो 195 को 2 से करोगे तो आ जाएगा 390 मेगावाट।
और जब इसको आप टोटल करेंगे तो 0, 6 2 8 और 9, इनको जोड़ लो आप, 220, 660 और 390, ये टोटल आ जाएगा कितना भाई, 1240 मेगावाट। ये टोटल 1240 मेगावाट आ जाएगा टोटल मिला के। ठीक है, तो कितनी इकाइयां कार्यरत है बताना भाई, तो इकाइयां यहाँ हो गई 7। और इसमें देखो 1983 में स्थापना हो गई थी, तो इसके साथ ही लिख देना भाई राजस्थान में स्थापित पहला, राजस्थान में स्थापित पहला। राजस्थान में स्थापित पहला जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो कौन सा है, कोटा है। दो अपन ने पढ़े, एक कोटा है और एक सूरतगढ़ है, दोनों को लिखना भाई, फिर आगे चलते हैं। दो लिख ले पहले, एक सूरतगढ़ और एक कोटा। मेरे साथ साथ ही लिखते हुए चलना इनको। ठीक है भाई, चलें आगे। नंबर 3, और फिर नंबर 3 पे आ जाता है, नंबर 3 पे लिखना छबड़ा। छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट। छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट, और ये छबड़ा जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये पड़ता है 12 में। छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट ये 12 में है। इसमें भी वही चीजें आपको, और छबड़ा में सबसे पहले तो लिखना क्या भाई, स्थापना। और छबड़ा की जो स्थापना हो गई थी वो हुई थी 2005 में। और फिर वही लिखना कुल उत्पादन, और छबड़ा से वर्तमान में उत्पादन हो रहा है 2320 मेगावाट। जो छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है यहाँ से उत्पादन हो रहा है 2320 मेगावाट। और फिर वही आ जाएंगी भाई कुल इकाइयां, और यहां देखोगे तो कुल इकाइयां कार्यरत हैं 6। छबड़ा में कितनी इकाइयां, 6 इकाइयां कार्यरत हैं। अच्छा, 6 इकाइयां किस तरीके से, तो एक बार ध्यान देना। 6 इकाइयों में आप देखें तो 250 मेगावाट की तो 4 हैं और 660 मेगावाट की 2 हैं, और ये तो हो जाएगा कितना भाई, 1000 मेगावाट। और फिर इधर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1320 मेगावाट। तो टोटल हो जाता है 2320, और इकाइयां टोटल हो जाती हैं 6। अच्छा, इसका उत्पादन में राजस्थान में दूसरा स्थान है। तो इसका यदि अपन देखें उत्पादन, तो उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा स्थान है, दूसरा। क्योंकि उत्पादन सबसे ज्यादा सूरतगढ़ में हो रहा है 2820, और सेकंड स्थान फिर छबड़ा का है 2320। उसके बाद यदि देखें तो फिर आ जाता है इसी क्रम में, जब आगे चले तो नंबर 4, और नंबर 4 पे आ जाता है, यही आपने नाम सुना होगा, काली सिंध। काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट। काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट, और ये काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट पड़ता है झालावाड़। काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है,
ये झालावाड़ में है। अच्छा, इसमें भी सिंपल रूप से ध्यान रखना 2-3 चीज़ें। एक तो स्थापना, और इसकी जो स्थापना हुई वो 2008 में हुई। और फिर यहाँ देखोगे तो कुल उत्पादन, और काली सिंध से जो कुल उत्पादन हो रहा है वो फिक्स, ध्यान देना भाई, फिक्स 1200 मेगावाट। और फिर यहाँ आप देखते हैं इकाइयाँ, और इकाइयाँ देखें तो केवल 2 ही हैं, केवल 2 ही इकाइयाँ हैं, और 2 इकाइयों में उत्पादन हो रहा है 600 गुणा 2। यहाँ 2 इकाइयाँ हैं जो 600 मेगावाट की हैं। काली सिंध में 2 इकाइयाँ हैं जो 600 मेगावाट की हैं। अब एक चीज़ को और ध्यान रखना, देखो यहाँ 2 इकाइयाँ हैं और दोनों इकाइयाँ 500 से अधिक हैं, और 500 से अधिक हैं, तो इस प्लांट को शामिल किया गया है क्रिटिकल प्लांट का दर्जा दिया गया है। देखो ध्यान रखना, इस प्लांट को एक दर्जा दिया गया क्रिटिकल। कारण क्या होता है, क्रिटिकल क्या होता है, जिस एक इकाई से, बात किसकी कर रहा हूं मैं, इकाई की, एक इकाई से यदि 500 मेगावाट से अधिक उत्पादन होता हो तो उसको क्रिटिकल में शामिल किया जाता, तो उस इकाई को क्रिटिकल में शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ तो 2 इकाइयाँ हैं, दोनों की दोनों ही 500 से अधिक हैं, तो पूरा प्लांट ही किसमें शामिल हो गया, क्रिटिकल। ये क्रिटिकल क्या होता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, शब्द ध्यान रखना, मैं शब्द लिख रहा हूँ एक के, क्रिटिकल। कि क्रिटिकल क्या है तो ध्यान रखना, एक इकाई या जिस इकाई से, एक इकाई के बजाय लिखना जिस इकाई से 500 मेगावाट से अधिक, 500 मेगावाट से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता हो, ताप विद्युत का उत्पादन होता हो, तो उसे किसमें शामिल कर लिया जाता है, क्रिटिकल। क्रिटिकल क्या होता है, जिस इकाई से, किसी भी जिस इकाई से यदि 500 मेगावाट से अधिक उत्पादन होता हो तो उस इकाई को क्रिटिकल में शामिल करते हैं। हालांकि पीछे भी अपन पढ़ के आए, कई आई है क्रिटिकल में, तो ये टोटल भी अपन पढ़ेंगे कि वर्तमान में कितने क्रिटिकल है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न भी है, तो अभी काउंट कर लेंगे कितनी है क्रिटिकल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो 4 नंबर पे कौन सा हुआ, काली सिंध। और इसी क्रम में फिर नंबर 5 पे लिखना, और नंबर 5 पे लिखना एक कवाई सुपर थर्मल पावर प्लांट, कवाई सुपर थर्मल पावर प्लांट। और ये कवाई कहाँ पड़ता है, तो ये कवाई पड़ता है 12 में। कवाई कहाँ पड़ता है भाई, 12 में पड़ता है कवाई। और इस कवाई में भी यदि अपन बात करें तो कवाई में भी एक तो लिखना क्या भाई, स्थापना, और कवाई की स्थापना हुई 2015 में। और फिर इसका लिखना कुल उत्पादन, और कवाई से कुल उत्पादन हो रहा है 1320 मेगावाट। कवाई से कुल उत्पादन कितना हो रहा है, 1320 मेगावाट। और 1320 मेगावाट में फिर क्या आती हैं भाई, इकाइयां। और यहां इकाइयां देखोगे तो 2 ही हैं केवल, 1320 में केवल कितनी इकाइयां, 2 इकाइयां कैसे हैं, तो 2 इकाइयों में देखोगे तो 660 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं, 660 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं, तो टोटल कितना हो जाता है 1320। लेकिन एक बात बताओ, इसमें भी दोनों इकाइयां 500 से अधिक हैं, तो इस प्लांट को भी बताओ किस में शामिल किया गया है, तो इस प्लांट में भी आप लिख देना
क्रिटिकल में शामिल। इस प्लांट को भी फिर क्रिटिकल में शामिल किया गया है। कारण क्या है, क्रिटिकल में शामिल क्यों किया गया है? क्योंकि इस प्लांट से भी देखोगे तो कितना हो रहा है, 500 से अधिक हो रहा है प्रत्येक इकाई से। क्रिटिकल में शामिल किया गया, इसको भी ध्यान देना। कर सकते हो यहां तक आराम से? ठीक है। उसके बाद देखें तो ये कौन सा हो गया भाई, कवाई। ये अब तक की यदि बात करें तो अब तक तो ये थे सारे के सारे सुपर, और ये सुपर कितने हुए भी, 5। लेकिन अब यहां से पूछ लेगा कुल क्रिटिकल इकाइयां, कुल क्रिटिकल इकाई। और राजस्थान में वर्तमान में देखो क्रिटिकल इकाइयां एक बार अब काउंट कर लेते हैं। क्रिटिकल इकाइयां कितनी, यहां से काउंट करते हैं। सूरतगढ़ तो 2 तो देखो सूरतगढ़ में है। उसके बाद देखो तो कोटा में नहीं है, 2 सूरतगढ़ में, 2 छबड़ा में है 4। उसके बाद देखो तो 2 काली सिंध में है 6, और 2 कवाई में है। तो राजस्थान में वर्तमान में कितनी इकाइयां क्रिटिकल में हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में 8 इकाइयां क्रिटिकल हैं। कितनी इकाइयां वर्तमान में? 8 इकाइयां। 2 पूरे के पूरे प्लांट क्रिटिकल में हैं, एक काली सिंध और एक कवाई, ये दोनों ही प्लांट क्रिटिकल में हैं। उसके बाद कुछ अन्य आते हैं, उनको स्टार बना बना के लिखते चलना। कुछ अन्य भी हैं, इनका नाम भी आप लिखते चलना। एक तो लिखना दानपुर ताप विद्युत परियोजना, और ये दानपुर ताप विद्युत परियोजना पड़ती है बांसवाड़ा में। कुल उत्पादन की यदि बात करें यहां, तो कुल उत्पादन 1000 मेगावाट। दानपुर ताप विद्युत परियोजना ये बांसवाड़ा में है। अच्छा, दानपुर के बाद लिखना यही एक परियोजना का नाम गिरल, ये छोटी परियोजना है, गिरल ताप विद्युत परियोजना। अब केवल नाम लिखते जाना भाई। और ये गिरल ताप विद्युत परियोजना कहाँ पड़ती है? बाड़मेर। बहुत अच्छे से मोस्ट कर लेना भाई इसको, गिरल। खूब प्रश्न आए गिरल क्या है, तो गिरल एक ताप विद्युत परियोजना है जो बाड़मेर में है। गिरल के बाद लिखना एक ताप विद्युत परियोजना का नाम हाडला व बरसिंगसर। हाडला व बरसिंगसर ताप विद्युत परियोजना, और ये दोनों की दोनों परियोजना पड़ती हैं बीकानेर में। फिर एक परियोजना का नाम लिखना भादेसर जालीपा कपूरडी परियोजना, और ये सब की सब परियोजना पड़ती है बाड़मेर में। ये बाड़मेर में परियोजना भादेसर जालीपा कपूरडी ये सब क्या हैं? तो ये सब एक ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। लेकिन देखो मैंने यहाँ देखोगे तो पलाना नहीं लिखा, और पलाना एकमात्र ऐसा है जहाँ केवल कोयले का उत्पादन होता है, ताप विद्युत परियोजना नहीं है पलाना। ध्यान रखना, पलाना कहाँ पड़ता है? बीकानेर। इसकी विशेषता ध्यान रखना, पलाना में केवल कोयला उत्पादन होता है, यहाँ कोई ताप विद्युत परियोजना नहीं है। तो पलाना में एक लाइन जरूर लिख देना, केवल कोयले का उत्पादन, केवल कोयला उत्पादन, ताप विद्युत परियोजना नहीं है। ताप विद्युत परियोजना नहीं, ये जरूर ध्यान रखना भाई। पलाना वो खान है जहां से केवल कोयला उत्पादन होता है, यहां कोई ताप विद्युत परियोजना नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। और जो नवीनतम आर्थिक समीक्षा उसके अनुसार राजस्थान में कुल ताप विद्युत उत्पादन, तो ये ध्यान देना भाई, नवीनतम आर्थिक समीक्षा
नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में कुल ताप विद्युत उत्पादन, राजस्थान में कुल ताप विद्युत उत्पादन, ये नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अनुसार लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना भाई, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नवीनतम ताप विद्युत परियोजना के अनुसार है ये नवीनतम आर्थिक समीक्षा 13,488.37 मेगावाट। बहुत अच्छे से नोट कर लेना इसको भी, मैंने बॉक्स में भी बंद कर दिया है। वैसे नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में कितना ताप विद्युत उत्पादन हो रहा है भाई? 13,488.37 मेगावाट। ये नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अनुसार है 13,488.37। तो ये अपना एक बताओ क्या था भाई? कोयला। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोयले में अपन ने पहले उत्पादन पढ़ा है, कोयले के प्रकार पढ़े हैं, कहाँ कहाँ उत्पादन होता है ये अपन ने देखा है, और फिर राजस्थान में सुपर थर्मल पावर प्लांट देखे हैं, राजस्थान में अन्य जो ताप परियोजनाएं उनको देखा है, नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अनुसार कुल उत्पादन को देखा है। तो ये अपना रहेगा एक नंबर पे कौन सा? कोयला। और कोयला के बाद फिर अपन देखें प्राकृतिक गैस आती है, और फिर उसके बाद आता है पेट्रोलियम। एक बार इसको लिखना, फिर आगे चलते हैं। एक बार नोट करना भी इसको, फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं। एक बार नोट करें।